हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 जियोग्राफी भूगोल के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार की बोर्ड एग्जाम में जियोग्राफी का पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं 40 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ये ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके इस बार की बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और हर साल पूछे जाते हैं। 70 नंबर आप लोगों को भी जियोग्राफी में पक्का करना है, तो आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि आज का ये वीडियो मैराथन होने वाला है। पूरे बुक का निचोड़ सिर्फ एक ही वीडियो में आपको मिलेगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 40 प्रश्नों के थ्रू हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। क्लास 12 जियोग्राफी का अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। तो जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, भूगोल में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर देखिए यहाँ पर कि जनसंख्या संगठन जनसंख्या भूगोल का वह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत आयु व लिंग का विश्लेषण, निवास स्थान, मानव जातीय लक्षण, जनजातियाँ, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता और शिक्षा तथा व्यावसायिक विशेषताएं इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। तो ये जनसंख्या संगठन है। जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, इससे आप लोगों का आशय क्या है, इस तरह से आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहले नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप देख सकते हैं। इसको आप लोग लिखना भी चाहिए तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो भैया मत लिखिए, क्योंकि दिमाग में फीड कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है और आपके जियोग्राफी के पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत के 2 औद्योगिक नगरों का नाम बताइए या नगरों का उदाहरण दीजिए। भारत के कितने 2 औद्योगिक नगरों का आपको उदाहरण देना है। तो सबसे पहला आपका हो जाएगा मुंबई तथा दूसरा हो जाएगा जमशेदपुर। ठीक है, मुंबई और जमशेदपुर ये औद्योगिक नगर हैं। ठीक है, जमशेदपुर और औद्योगिक नगर में भारत में पूछा गया है, सिर्फ भारत की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये 2 विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर आपको मिल जाएगा भूगोल में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर, भारत में पाई जाने वाली 3 प्रमुख खनिज पट्टियों का नाम लिखिए। यानी भारत में भैया पाए जाने वाली 3 प्रमुख क्या है, खनिज पट्टियों का हमें नाम लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए। सबसे पहला है उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश, दूसरा है दक्षिणी पश्चिमी पठार प्रदेश तथा तीसरा है उत्तर पश्चिमी प्रदेश। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था 3 नंबर का भारत में पाए जाने वाली 3 प्रमुख खनिज कौन से हैं, ये आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने वीडियो में लेकर आया हूँ। ठीक है, और उसका मैं आंसर भी आपको बताऊँगा। क्वेश्चन विथ आंसर आज का ये वीडियो है। चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो हमारे आर्ट्स के स्टूडेंट हैं मैं उनकी पूर्ण रूप से तैयारी करा रहा हूँ इस चैनल पर। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, 1 ही सेकेंड लगेगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर, यहाँ पर देखिए, सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। हमें क्या परिभाषित करना है भैया, सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित करना है। ठीक है, तो उत्तर देखिए, बर्टलैंड आयोग के जो बर्टलैंड आयोग है इनके अनुसार, जो कि एक क्या है भूगोलवेत्ता है, इनके अनुसार देखिए, सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी, भैया जिसमें क्या है, जो वर्तमान पीढ़ी है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को बिना नुकसान पहुंचाए करती है। यानी भैया कोई भी नुकसान ना कराकर ये सतत पोषणीय विकास की संकल्पना है, जो कि अति लघु उत्तरीय में पूछा गया है इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है अति लघु उत्तरीय में। अब मान लीजिए कि यही क्वेश्चन लघु उत्तरीय में पूछा जाए, ठीक है, और पूछा भी जाएगा ऐसे ही क्वेश्चन, तब आपको आंसर थोड़े बड़े में लिखना होगा, क्योंकि जियोग्राफी में मामला है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर मैंने आपको पूर्णतः बता दिया है, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था में वायु परिवहन के 2 महत्व बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, इसमें जो वायु परिवहन है इसके हमें 2 महत्व बताना है। ठीक है, तो इसके 2 महत्व चलिए देख लेते हैं। उत्तर देखिए,
सबसे पहला यहाँ पर देखिए, वायु परिवहन द्वारा यात्रा समय में कमी आने से दूरियां कम हो गई हैं। अब देखिए वायु परिवहन जैसे कि आपका हवाई जहाज़ हो जाता है, एरोप्लेन, हवाई जहाज़ एक अलग होता है, एरोप्लेन अलग होता है, ठीक है। तो हवाई जहाज़ और एरोप्लेन से यात्रा करना अब क्या हो, एक प्रकार से इससे क्या होता है, जो टाइम का बचत होता है और जो दूरियां हैं वो कम हो जाती हैं इससे, ठीक है। दूसरा है ये पर्यटन बढ़ावा देता है भैया, ये पर्यटन को यानी जो भी विदेशी लोग हैं हमारे देश में आना चाहते हैं, ठीक है, अब वो जब आएंगे तो भैया पैसे खर्च करेंगे तो हमारी देश की इकोनॉमी बूस्ट होगी, ठीक है। तो यही है कि पर्यटन को भी ये बढ़ावा देता है। पर्यटन रोजगार के अवसर पैदा करने तथा निर्धनता को दूर करने में सहायता करता है। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये रोजगार कैसे पैदा करता है। मान लीजिए कि भैया वो गोवा पर आ रहे हैं, यानी गोवा वाले बीच पे आ रहे हैं, या कहीं पर आ रहे हैं, आगरा आ रहे हैं, या दिल्ली आ रहे हैं, या मुंबई आ रहे हैं, तो वहाँ पर आएंगे तो भैया जो आसपास के लोग होंगे रोजगार उनको बढ़ेगा, ठीक है। रोजगार में यानी कोई भी दुकान खोलकर बैठ गया वहाँ पर, ठीक है, आगरा में ताजमहल के सामने या ताजमहल के बगल में कोई दुकान खोल लेता है तो काफ़ी बिक्री होगी, और उससे क्या होता है, निर्धनता यानी जो गरीबी होती है वो दूर होती है, गरीबी दूर करने में सहायक होता है, ठीक है। तो जो 5 नंबर क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वायु परिवहन के 2 महत्व बताइए, इसका आंसर आप अपनों शब्दों में भी इसका आंसर बड़े ही खूबी से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के व्यापार असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है। भैया क्वेश्चंस को आप लोग पहले ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर में यही गलती आप लोग करते हैं, ठीक है। आप लोग की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को मैं बता देना है कि ये गलती नहीं करना है, लेकिन जिनको नहीं पता होता है वो गलती यही करते हैं कि क्वेश्चंस को समझते नहीं है, उसका आंसर भैया क्या है वो देने में जुट जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। 15 मिनट आपको बाबू दिया जाता है पेपर को पढ़ने के लिए, तो उसको पूर्णतः आप पढ़िए, ठीक है। पेपर को अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए, ठीक है। उससे क्या होता है कि क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन का आंसर लिखने में गड़बड़ी नहीं होता है। मान लीजिए कि आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब आपका ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको, ठीक है, इसका आंसर इसी में देना है, लेकिन इसका आंसर आप इस वाले क्वेश्चन में लिख देते हैं तो गड़बड़ी हो जाता है ना, तो ऐसा नहीं करना है। इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चंस को पहले क्या है बाकायदा पढ़ लीजिए कि भारत के व्यापार असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है। तो उत्तर देखिए, भारत को पेट्रोलियम, मशीनरी, रसायन आदि के आयात पर भारी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है, तथा निर्यात कम मूल्य के होते हैं, जिससे व्यापार असंतुलित हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम रसिया से या ईरान से, इराक से पेट्रोल लेते हैं, ठीक है, मशीनरी, रसायन आदि आयात पर भारी विदेशी मुद्रा को खर्च करना पड़ता है। भैया डॉलर में सब पैसे लेते हैं, अब इंडियन रुपीज़ तो हर कोई लेगा नहीं। अब देखिए हाल ही में बात की जाए तो रसिया ने क्या है, इंडियन रुपीज़ में तेल का जो हमारा एक प्रकार से तेल हमने लिया है था, कितना लिया था, 1000 मतलब टन लिया था, शायद 1000 टन या 100 टन लिया था तेल, ठीक है। तो उसको क्या है, रसिया ने इंडियन रुपीज़ में स्वीकार कर लिया पैसे, लेकिन काफ़ी जगहों पर डॉलर चलता है, तो विदेशी मुद्रा को खर्च करनी पड़ता है। तथा जो निर्यात होता है, ठीक है, निर्यात यानी हम किसी देश में देते हैं तो कम मूल्य के होते हैं, जिससे व्यापार असंतुलित हो जाता है। तो यही भैया बताया गया है जो कि असंतुलन का प्रमुख कारण है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, 2 कृत्रिम पतनों का नाम बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है 2 नंबर का, हमें 2 कृत्रिम पतनों का नाम बता देना है। चेन्नई तथा विशाखापट्टनम हो जाएगा। पतन होते हैं बेसिकली जिसमें जहाज़ें वहाज़ें आकर रुकती है ना, जहाज़ रुकती हैं, जिसको क्या कहा जाता है, एक प्रकार से वो भी कहा जाता है। आप लोग बताइएगा कमेंट में, चेन्नई तथा विशाखापट्टनम ये क्या है, एक प्रकार से वो है, कहना मैं भूल गया, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं अभी मुझे याद था, मैं अभी भूला हूँ, ठीक है। एक प्रकार से पोर्ट होता है कोई, ठीक है, पोर्ट मतलब उसमें जहाज़ें वगैरह, बड़ी बड़ी जहाज़ें आती हैं, ठीक है, जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है ना स्टूडेंट। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में। 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर मैंने बता दिया है 2 नंबर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं। भैया मानव स्वास्थ्य यानी हमारी स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण, यह जो वायु प्रदूषण इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। पेपर में खासकर जियोग्राफी में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे स्टूडेंट, तो इन सभी क्वेश्चंस को मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं, यानी पूरी बुक का निचोड़ है। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद में जो आपका डाउट बचता है वो सारा डाउट क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो उत्तर देखिए,
वायु प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वायु प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर क्या है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इससे अम्ल वर्षा, नगरीय धूम्र, कोहरा, हरितगृह प्रभाव तथा ओजोन गैस का ह्रास होता है। ओजोन गैस जो इसका ह्रास होता है, कैंसर, दमा, फिर ब्रोंकाइटिस, यहाँ पर देखिए ब्रोंकाइटिस आदि जानलेवा बीमारियाँ वायु प्रदूषण से उत्पन्न होती हैं। भैया आदि जो जानलेवा बीमारियाँ हैं ये इसी चीज़ों से उत्पन्न होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। ठीक है, तो जो 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था इसका आंसर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 9 नंबर, प्राकृतिक पर्यावरण की व्याख्या कीजिए। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण की हमें व्याख्या करनी है। उत्तर देखिए, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं द्वारा संयुक्त रूप से, क्या है, संयुक्त रूप से निर्मित पर्यावरण को प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं द्वारा जो भी निर्मित होता है पर्यावरण प्राकृतिक कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं, अर्थात पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्वों का योग प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, हम पर्यावरण में ही निवास करते हैं। ठीक है भैया, पर्यावरण है तो हम हैं, नहीं तो पर्यावरण नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, जनसंख्या नियंत्रण के भैया 2 उपायों का उल्लेख कीजिए। हमें जनसंख्या नियंत्रण का सिंपल सा 2 उपाय बता देना है और 2 नंबर प्राप्त कर लेना है। तो देखिए उत्तर, सबसे पहला है परिवार नियोजन संबंधी का प्रचार तथा दूसरा है गर्भ निरोधक की सहज उपलब्धता। ये है परिवार नियंत्रण जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपायों का उल्लेख। परिवार नियोजन संबंधी का भैया प्रचार करना, गर्भ निरोधक सहज की उपलब्धता, ये 2 परिवार संबंधी जनसंख्या संबंधी की बात है। परिवार संबंधी दौर यानी बार बार आ रहा है, तो 10 नंबर का आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, कि मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन थे। भैया 3 मूलभूत क्षेत्र देख सकते हैं, आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र तथा तीसरा जनसांख्यिकीय क्षेत्र। अब यही क्वेश्चन आप लोगों का लघु उत्तरीय में पूछ लिया होता। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना होता कि भैया आर्थिक क्षेत्र क्या होता है, सामाजिक क्षेत्र तथा जो जनसांख्यिकीय क्षेत्र, इसके बारे में आपको इसका परिभाषा भी थोड़ा थोड़ा देना होता। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर मैंने बता दिया है आप लोगों को। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, और ये मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर आज की इस वीडियो में आप लोगों की डिमांड पर मैंने लेकर आया हूँ। ठीक है, जो आप लोगों का डाउट रहता है कि सर आप जियोग्राफी पर वीडियो बनाते ही नहीं हैं, तो आज का वीडियो आप सभी के लिए ही है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो में बताए गए एक एक क्वेश्चंस को आप कॉपी में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो टिक लगा लीजिए, नहीं तो दिमाग में फीड कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस आएगा तो इसी में से आंसर देना है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि चलवासिता का क्या अर्थ है। चलवासिता का क्या अर्थ है? उत्तर देखिए, चलवासिता का अर्थ है पालतू पशुओं के साथ चारागाहों की खोज में घूमना। ये भैया चलवासिता का अर्थ है, यानी जो पालतू पशुएं हैं इसके साथ चारागाहों की खोज में घूमना, यही पालतू पशुएं कहलाते हैं। ठीक है, तो जो 12 नंबर क्वेश्चन था इसका आंसर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बाकायदा मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि आधारित उद्योगों की विवेचना कीजिए। जो भैया कृषि आधारित उद्योग हैं इनकी हमें क्या करना है, विवेचना करना है, या अर्थ बताइए या परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर यही निष्कर्ष आएगा। देखिए, कृषि उपजों को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा, क्या है, प्रक्रियाओं द्वारा तैयार माल को ग्रामीण व नगरीय बाजारों के विक्रय हेतु भेजा जाता है। वस्त्र, जैसे यहाँ पर देखिए, वस्त्र में सूती, रेशमी, जूट, फिर पेय पदार्थ में चाय, कहवा, कोको। ठीक है, भोजन में प्रसरण, शक्कर, अचार, वनस्पति घी, रबड़ आदि उद्योग इसके उदाहरण है, जो कि कृषि आधारित उद्योग है। अब कैसे कृषि आधारित उद्योग है थोड़ा मैं समझाना चाहूँगा आपको। देखिए, नगरीय बाजारों में देखिए कृषि उद्योग जैसे कि हेतु भेजा, जैसे वस्त्र भी कोई ना कोई तैयार करता है, मजदूर ही तैयार करता है। ठीक है, रेशमी भी, जूट भी। ठीक है, जूट का सबसे अधिक उत्पादन भारत में किस राज्य में होता है और विश्व में कहाँ पर होता है, कमेंट में बताइएगा। मैंने अभी पिछली वीडियोज में बताया है आप लोगों को, तो कमेंट में बताइएगा यदि आप लोग अच्छी से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए, अब चाय में भी आपका देखिए, पेय पदार्थ में आपका चाय, कहवा, कोको हो जाएगा। भोजन प्रसरण में शक्कर, चीनी,
अचार, वनस्पति घी, ये रबड़ आदि इसके उदाहरण हैं जो कि कृषि आधारित उद्योगों की विवेचना की गई है। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, स्वर्णकालक। यहाँ पर देखिए, इसको भी मैंने पिछले वाली वीडियोज में एक प्रकार से जो मेरा पिछला 2024 का वीडियो था उसमें मैंने बताया था। स्वर्ण कॉलर एवं सफ़ेद कॉलर श्रमिकों में विभेद कीजिए। ठीक है, यानी यहाँ पर हमें स्वर्ण कॉलर को बताना है, फिर सफ़ेद कॉलर श्रमिकों के बारे में बताना है। तो दोनों श्रमिकों के बारे में चलिए जान लेते हैं। ठीक है, डिटेल में जानेंगे, आंसर के साथ में समझेंगे, और ऐसे ही आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की कॉपी में भी लिखना है जिस तरह से मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उत्तर देखिए, स्वर्ण कॉलर श्रमिक इस प्रकार के श्रमिकों का उपयोग अत्यधिक कुशल ज्ञान वाले, अब देखिए श्रमिक क्या होते हैं, मजदूर होते हैं। देखिए, कुशल ज्ञान वाले लोगों को संदर्भित करने हेतु किया जाता है जो कंपनी के लिए अत्यधिक मूल्यवान होते हैं। भैया अत्यधिक क्या होते हैं, ये मूल्यवान होते हैं। उदाहरण के लिए वकील, डॉक्टर व शोध वैज्ञानिक आदि। अब ये स्वर्णकालिक श्रमिक है। अब देखिए इसमें बताया क्या गया है, यानी श्रमिक क्या होते हैं, दो प्रकार के, जो देश की सेवा में आ सकें और जो कई प्रकार की सेवा में। देखिए डॉक्टर भी भैया देश में, यानी डॉक्टर भी इलाज करता है, वकील भी भैया केस वगैरह लड़ता है, शोध करता है यानी कोई किसी चीज़ की खोज करता है, वैज्ञानिक भी भैया कोई ना कोई चीज़ खोजता है, जैसे शोधकर्ता होते हैं ना, शोध करते हैं वैज्ञानिक। तो ये इसमें आते हैं जिसे उपयोग अत्यधिक कुशल ज्ञान वाले लोगों को संदर्भित करता है स्वर्णकालिक श्रमिक। ठीक है, जो कुशल होते हैं, जो एक प्रकार से टैलेंटेड होते हैं, जिसके पास स्किल होती है कुछ ना कुछ करने का, इस श्रमिक में आ जाते हैं, स्वर्णकालिक श्रमिक में। अब देखिए सफ़ेद कॉलर श्रमिक क्या होता है। देखिए ये एक वेतनभोगी पेशेवर हैं जो आमतौर पर कार्यालय के प्रबंध का कार्य करते हैं। कोई भी कार्यालय, जैसे मान लीजिए आपका गवर्नमेंट जॉब लग गया, तो कोई भी कार्यालय में आपको जॉब मिल गई तो वेतन यानी आपको सैलरी दी जाती है। ठीक है, आपको सैलरी दी जाती है, आप कार्य करते हैं, तो वही आमतौर पर कार्यालय के प्रबंध में कार्य करता है, सफ़ेद कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। तो दोनों में देख सकते हैं, मैंने आपको थोड़ा समझाया भी है कि स्वर्ण कॉलर एवं सफ़ेद कॉलर श्रमिक क्या होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, देख सकते हैं दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का फ़र्क आप लोग कह सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर, यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि साइबर स्पेस इंटरनेट को परिभाषित कीजिए। भैया साइबर स्पेस इंटरनेट स्पेस की बात हो रही है। अब आप लोग बताइए स्टूडेंट, ISRO ये कहाँ की एजेंसी है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसकी स्थापना कब हुई? ईमानदारी से कमेंट में आप लोग बताइएगा। ठीक है, देखिए साइबर स्पेस इंटरनेट को परिभाषित कीजिए। आंसर देखिए, साइबर स्पेस इंटरनेट को आभासी कंप्यूटर दुनिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उपयोग ऑनलाइन संचार की सुविधा के लिए वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए किया जाता है। किसके लिए बनाने के लिए किया जाता है? वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि साइबर स्पेस इंटरनेट को परिभाषित कीजिए, इससे आपका आशय क्या है, ठीक है, और अर्थ बताइए। तो ये सभी एक प्रकार से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो यही होगा जो मैंने बताया है आपको। समझ में आ गया? देखा होगा क्वेश्चंस के आंसर को आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय यानी वर्ल्ड ट्रेड, WTO अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब आप लोग बताइए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, ठीक है, किसे कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए, विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आसपास वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाते हैं। भैया यानी कोई भी देश से हम आदान प्रदान करते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय कहलाता है ना। कि कोई भी राष्ट्र, मान लीजिए कि हमें अमेरिका से या रूस से तेल खरीदना है, ठीक है, तेल खरीदना है, या हमें यहाँ से कुछ जैसे गेहूँ वगैरह भी हाल ही में क्या है, यूक्रेन में या अफगानिस्तान में गेहूँ का, ठीक है, हम लोगों ने क्या है कितना गेहूँ दिया था, मतलब सरकार के द्वारा गेहूँ गया था, तो उसकी तरफ से भी कुछ ना कुछ आया था, तो उसी को व्यापार कहते हैं। सेवाओं का आदान प्रदान करना यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है या कहते हैं। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए WTO के बारे में मैंने बताया आपको। WTO क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका अर्थ होता है, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंसर आपको मैंने बता दिया है।
17 नंबर क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। भैया 2011 के अनुसार, ये क्वेश्चन आपका बार बार पेपर में पूछा जाता है कि भैया 2011 के अनुसार जनसंख्या कितना है, जनसंख्या घनत्व कितना है, कितने यानी भारत में 2011 के अनुसार कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला था। ऐसे क्वेश्चंस आपके जियोग्राफी में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो देखिए उत्तर है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या यहाँ पर देखिए 121 करोड़ 8,54,977 121 करोड़ 8,54,977 है। इसमें पुरुषों की संख्या 62 करोड़ 32,70,258 से अधिक तथा महिलाओं की संख्या 58 करोड़ 75,84,719 है। यानी 2011 की जनगणना जब हुआ था तो उसके अनुसार। अब देखिए भैया प्रतिदिन क्या है, काफ़ी लोग मरते हैं, काफ़ी लोग पैदा होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग मत जीइएगा, यानी इससे प्लस ही रखिएगा कि 121 करोड़ 8,54,977 जो कि पूरा भारत का जनसंख्या था। इसमें पुरुष की जनसंख्या और महिलाओं की संख्या के बारे में भी अलग बताया गया है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग बाकायदा देख सकते हैं कि भारत की जनसंख्या कितनी है। याद रखिएगा 121 करोड़ 8,54,977 भारत की कुल जनसंख्या है। तो 17 नंबर भी क्वेश्चन हो गया। 18 नंबर देखिए आदिवास के दो प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए सबसे पहला प्रकार है ग्रामीण आदिवास तथा दूसरा यहाँ पर देखिए क्या दो ही बता गया यहाँ पर, ये देखिए दो इसको लगा दीजिएगा। देखिए पहला है ग्रामीण आदिवास तथा तीसरा यहाँ पर आके कैसे गया है यार, दूसरा हो जाएगा। देखिए ग्रामीण आदिवास तथा दूसरा है नगरीय यानी शहरी आदिवास। तो ग्रामीण आदिवास और नगरीय यानी जो शहर के लोग हैं, जो ग्रामीण हैं। तो ये आदिवास के दो प्रमुख प्रकारों का उल्लेख किया गया, 2 नंबर मिल जाएगा। इसका आंसर इसी तरीके से कॉपी में लिखना है, ठीक है। और स्टूडेंट अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, ठीक है, कर दीजिएगा आप लोग। और जो आपके फ्रेंड हैं, भाई हैं, बहन हैं, जो भी आपकी क्लास में पढ़ते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, आपके साथ में इसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, उनको वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुछ भला हो सके, उनका भी कुछ हेल्प हो सके जियोग्राफी में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और भी क्वेश्चंस को। यहाँ पर देखिए आपके स्क्रीन पर 19 नंबर क्वेश्चंस दिया हुआ है। ये देखिए भू संसाधन से आप क्या समझते हैं। भैया भू संसाधन से आप क्या समझते हैं, इसका देखिए। और मॉडल पेपर वाला आप लोग वीडियो देखते होंगे तो उसको भी तैयार कीजिएगा क्योंकि उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए भू संसाधन से आप क्या समझते हैं। उत्तर देखिए किसी देश या प्रदेश के अंतर्गत, कोई भी देश या प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित, यहाँ पर देखिए सम्मिलित भूमि को भू संसाधन या भूमि संसाधन कहते हैं, ठीक है। अंतर्गत यहाँ पर देखिए कहते हैं अंतर्गत कृषि भूमि चारागाह, यानी इसके अंतर्गत कृषि भूमि चारागाह भूमि, कृषि योग्य भूमि, बेकार भूमि, परती भूमि यानी जिस पर कोई भी कार्य नहीं होता, वो परती यानी ऐसे ही सिंपल पड़ा हुआ है, ठीक है, बंजर भूमि सम्मिलित की जाती है। ये भू संसाधन के उद्देश्य हैं, उद्देश्य नहीं परिभाषा है, सॉरी परिभाषा है, जो कि परिभाषा यहाँ तक था। अब इसके अंतर्गत यानी एक प्रकार से एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है कि कृषि आता है, इसमें भूमि आता है, चारागाह यानी जहाँ पर मान लीजिए कि भैंसों के लिए चारा या बकरियों के लिए चारा, कोई भी चारा हो सकता है, ठीक है। तो भूमि संसाधन अंतर्गत चारागाह भूमि, कृषि योग्य भूमि यानी कि जिस पर कृषि की जाती है भूमि, बेकार भूमि यानी कोई भी कृषि नहीं की जाती है, परती भूमि एक प्रकार से उस पर क्या है यानी वैसे ही 10 साल तक कृषि नहीं की गई तो परती कही जाएगी। बंजर भूमि भैया जिस पर कुछ भी अनाज नहीं उगता है, ये सब सम्मिलित है भू संसाधन में। तो आई होप कि जो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इसी बात पर एक वीडियो को लाइक करके आप लोग ज़रूर हमें बताइए कि वीडियो आप लोग देख रहे हैं और समझ में आ रहा है आपको पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। थोड़ा क्वेश्चन आप लोगों को बड़ा लग रहा होगा लेकिन ये बड़ा है नहीं। जिस तरह से बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर देख सकते हैं कितना छोटा दिया हुआ है। देखिए देश में संभावित भूमि जल का बहुत अधिक उपयोग करने वाले 2 राज्यों का नाम बताइए। भैया देश में संभावित भूमि जल का बहुत अधिक उपयोग करने वाले जो 2 राज्यों का नाम है पंजाब तथा हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। पंजाब तथा हरियाणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर स्क्रीन पर 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के 4
नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों का नाम बताइए। यहाँ पर बेसिकली 4 ही पूछा गया है, जो कि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों का हमें नाम बताना है। ठीक है, तो उत्तर में देखिए तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, रावतभाटा जो कि कोटा राजस्थान में है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में है, नरोरा आपका उत्तर प्रदेश में है, कैगा आपका कर्नाटक में, तथा यहाँ पर देखिए काकरापार गुजरात में भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र हैं। ठीक है, अब एक आपका नरोरा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो नरोरा हो जाएगा, जो कि कहाँ पर है स्थित है मैं आपको बताना चाहूँगा, वो बुलंदशहर में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट है, बुलंदशहर, ठीक है, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में आपका ये है। तो भारत के 4 ही पूछे गए थे, तो आप लोगों को 4 ही बता देना है। ठीक है, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चंस को करना है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बताया है। तारापुर आपका भारत का पहला जो कि ऊर्जा संयंत्रों का नाम की जाए तो महाराष्ट्र में तारापुर आप पर टिक लगाइएगा। यह मैप में भी भरने के लिए आता है, जो मानचित्र कार्य होता है ना, उसमें भी ये क्वेश्चंस आता है आपको कि तारापुर कहाँ पर है। ठीक है, क्वेश्चंस का आपको आंसर बताना है कि तारापुर हो जाएगा, फिर आपको उसको दर्शाना होगा कि ये कहाँ पर है, तो यहाँ पर महाराष्ट्र हो जाएगा। रावतभाटा आपका राजस्थान में है। ठीक है, इसमें जो सबसे ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, एक तारापुर हो जाएगा, एक नरोरा हो जाएगा। ठीक है, और एक आपका और हो जाएगा रावतभाटा। ये 3 सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं, जो कि भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र हैं ये सभी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था। भैया जो सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, इसके उद्देश्य के बारे में बताना है कि इसका बेसिकली उद्देश्य क्या था। तो उत्तर देखिए, सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए, जो सूखा है भैया इसके प्रभाव को कम करने के लिए उत्पादन के साधनों को विकसित करना और सूखा, इसमें और है विकसित करना और सूखा। ठीक है, सूखा संभावित क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना था। भैया क्या है, लोगों को एक प्रकार से रोजगार उपलब्ध करवाना था। ये 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस तरह से बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें भी थोड़ा आपको क्वेश्चन का जो लेंथ होगा ये लंबा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए भारत में आंतरिक जल परिवहन के विकास में बाधक 2 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। कितने भौगोलिक कारकों का उल्लेख करना है, केवल 2। तो देखिए उत्तर है, सबसे पहला है अधिकांश नदियाँ ग्रीष्मकाल में सूख जाते हैं। जो ग्रीष्मकाल में क्या भैया सूख जाती हैं, तथा उथली होने के कारण, यहाँ पर देखिए उथली होने के कारण नाव चलाने योग्य नहीं रहता। भैया नदियाँ जो है सूख जाएंगी तो उसमें नाव कैसे चलेगा। ठीक है, नाव चलने के लायक, क्योंकि नाव के चलने के लिए अब आप लोग समुद्र में देखते होंगे तो समुद्र में भैया जहाज़ जो बड़ी बड़ी लंबी चलती है उसमें काफ़ी गहरा पानी होता है, तो उसमें नावें चल पाती हैं। ठीक है, तो नाव चलने के लिए पानी होना ज़रूरी है, और यहाँ पर नाव नहीं चल पाती है। ठीक है, तो जो कि यहाँ पर जो ग्रीष्मकाल में नदियाँ क्या है सूख जाती हैं। तो ये पहला हमारा हो गया। दूसरा देखिए अधिकांश नदियाँ वर्षा काल में बाढ़ग्रस्त होने के कारण नाव चलाने योग्य नहीं होती। अब भैया देखिए इसमें तो 2 बाधा आ गई, यानी सूखा भी है तब भी प्रॉब्लम, भरा भी है तब भी प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पर बात क्या हो रही है, बाढ़ग्रस्त। ठीक है, बाढ़ का कारण बन जाती है अधिकांश, यानी सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। अब हमारे यहाँ पर बात की जाए, ठीक है, हमारे यहाँ पर जून जुलाई से स्टार्ट हो जाता है बारिश। ठीक है, लगभग 2-3 महीने चलता है, लेकिन इतना यानी कभी कभी क्या होता है 10-10 दिन बारिश लगातार दिन रात होते ही रहते हैं। तो उससे क्या होता है नदिया का जो बाढ़ है यानी उफाल हो जाता है, और वो काफ़ी दूर तक जो पानी है फैल जाता है। नदियाँ काफ़ी एक प्रकार से कहते हैं ना कि वो आ गया है, मतलब बढ़ गई है नदियाँ, नदी काफ़ी तट पर आ चुकी हैं, तो उसी को कहते हैं बाढ़ग्रस्त होने का कारण। उसमें नाव चलाएंगे तो भैया खतरा होगा, तो नाव चलाने का भी योग्य यहाँ पर नहीं रहता। तो ये हमारा है जल परिवहन के विकास में 2 बाधक भौगोलिक कारक। चूँकि भौगोलिक कारक की बात हो रही है तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतनों का नाम बताइए। अब यहाँ पर पतन जो पूछे गए हैं, ठीक है, पतनों का नाम बताना है आप लोगों को। ठीक है, उत्तर देखिए कोलकाता, पारदीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, एन्नोर,
ठीक है, तथा तूतीकोरन आदि भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन है। ठीक है, बंदरगाह, हाँ सॉरी, यहाँ पर देखिए बंदरगाह इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। मैंने आप लोगों से कमेंट में पूछा होगा, आई होप कि आप लोगों ने अच्छी से राइट आंसर बताया होगा। ये बंदरगाह होता है जो कि पूर्वी तट पर, जिसको हम पतन के नाम से भी जानते हैं ना, तो कोलकाता, पारदीपी, विशाखापट्टनम, चेन्नई, एन्नौर तथा तूतीकोरन आदि भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन है जो बंदरगाह है। ठीक है, तो ये 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है, यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान, यहाँ पर देखिए निपटान से जुड़ी प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। है भैया, जो प्रमुख समस्याएं हैं इनका क्या करना है, हमें उल्लेख करना है। ठीक है, उल्लेख कीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसका आंसर भी चलिए देख लेते हैं, जिससे 2 नंबर मिल पाए। ठीक है, और ये ऐसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये वीडियो आप लोग देख लोगे तो आपका जो अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय में डाउट है वो बिल्कुल क्लियर होने वाला है। इसके बाद में आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, दूसरा देखेंगे तो और भी आपका कॉन्सेप्ट एक प्रकार से जो तैयारी और भी मजबूत हो पाएगी। ठीक है, तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि अधिकांश भारतीय नगरों में अपशिष्ट पदार्थ में तेजी से वृद्धि तथा इसके निपटान की उचित व्यवस्था का अभाव नगरीय अपशिष्ट निपटान से जुड़ी 2 प्रमुख समस्याएं हैं। 2 प्रमुख क्या है इसकी समस्याएं हैं जो कि यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में बताए गए हैं। इसका भी आंसर मैंने आप लोगों को दे दिया है 25 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए देख लेते हैं और भी क्वेश्चन हैं इसमें। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव भूगोल के किन्हीं 2 भूगोल वेताओं का नाम लिखिए। मानव भूगोल की यहाँ पर बात हो रही है और ये सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है आपका मानव भूगोल विषय जो है क्षेत्र वाला, उससे लिया गया क्वेश्चन है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहला फ्रेडरिक रेटजेल तथा दूसरा ग्रिफ्थ टेलर। ये मानव भूगोल के 2 भूगोल वेताओं का नाम है। 2 नंबर यहाँ पर पाने से कोई नहीं रोक सकता। इसी तरीके से आंसर लिखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं, इसके बारे में बताइए। हमें जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक के बारे में बताना है कि वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो उत्तर के साथ चलिए देखते हैं। उत्तर है जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक इस प्रकार है। भैया क्या है, इस प्रकार 3 घटक हैं। सबसे पहला है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर तथा तीसरा है प्रवास। ठीक है, इन तीनों घटकों में से किसी क्षेत्र में जनसंख्या का आकार परिवर्तित होता रहता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या बात हो रही है कि हमें जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक के बारे में बताना है। तो ये 3 घटक हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर हमारा जन्म होता है, मृत्यु भी हमारी होता है, प्रवास यानी एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रैवल करना, वो प्रवास कहलाता है। ठीक है, तो तीनों घटकों के क्षेत्र जनसंख्या का आकार परिवर्तित होता रहता है, यानी इनसे परिवर्तित होता रहता है जनसंख्या का आकार। तो 27 नंबर भी क्वेश्चंस का आंसर मैंने दे दिया है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों का नाम लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वीवीआई कहना, हालांकि 400 जो क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ ये सभी आपके वीवीआई यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है चैप्टर 3 आपका, शायद चैप्टर 3 ही है, पहले चैप्टर 4 हुआ करता था मानव विकास, उससे लिया गया आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों का नाम बताइए। तो उत्तर देखिए, मानव विकास का विचार, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। अब यहाँ पर देखिए, समता पहला नंबर, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर आपका ये और चौथा नंबर ये। ठीक है, तो समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आधारित है। इसको घटक कह लीजिए या स्तंभ कह लीजिए, घटक स्तंभ। अब यही क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय में, ठीक है, लघु उत्तरीय में इसका क्वेश्चन यानी यही क्वेश्चन पूछा गया होता तो इसका आंसर आपको यानी जैसे कि समता क्या होता है, उत्पादकता किसे कहते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको परिभाषा बोर्ड की कॉपी में लिखना होता जब क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मैंने इसका भी आंसर लघु उत्तरीय में भी दिया हुआ है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्वितीयक क्रिया तथा तृतीयक क्रिया के 2 उदाहरण दीजिए। हमें यानी 2 उदाहरण देना है, ये नहीं कि सिर्फ 2 ही उदाहरण दें, इसके 2 उदाहरण देना, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं।
तो द्वितीयक क्रिया की देखिए सबसे पहला उदाहरण है कुटीर उद्योग और विनिर्माण उद्योग। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, कुटीर उद्योग आते हैं और विनिर्माण उद्योग आते हैं द्वितीयक क्रिया के अंतर। अब देखिए तृतीयक क्रिया के अंतर्गत आता है बैंकिंग सेवा या पर्यटन, ठीक है, पर्यटन सेवा, बैंकिंग सेवा, ठीक है। तो जो हमारा पूछा गया था क्वेश्चन 29 नंबर की द्वितीयक क्रिया जो और तृतीयक क्रिया के दो जो उदाहरण हैं वो इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। और हर एक चैप्टर का स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि पूरी बुक का क्या है, निचोड़ है, ठीक है। हर एक चैप्टर से दो 3 क्वेश्चंस के आंसर को, यानी क्वेश्चंस आंसर लिया गया है, तो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे मैंने क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो इस बार या हर साल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 8 ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन मैंने 40 लेकर आया हूँ, तो 40 में से आपका तो 8 तो कंफर्म है, आना ही आना है इन 40 में से क्वेश्चंस में से, ठीक है। 8 आपका पक्का है, उससे ज़्यादा भी आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो तैयार कर लीजिए। इसीलिए मैं 40 क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ और मैराथन क्लास इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन से 30 नंबर, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि औद्योगिक दृष्टि से विकसित विश्व के 4 देशों का नाम बताइए। यानी क्या है, औद्योगिक क्षेत्र में विकसित है भैया, ना कि विकासशील, विकसित। सबसे पहला संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा रूस तथा चौथा चीन, जो कि क्या है, विकसित है। औद्योगिक दृष्टि से ये बात हो रही है स्टूडेंट। क्वेश्चन आपका पूछा गया कि 4 हमें देशों को बताना है, तो सिंपल सा बता दीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस तथा चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि परिवहन क्या है। भैया परिवहन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर थोड़े बड़े में लिखना होगा। जो आपको समझ लीजिए स्टूडेंट कि जो आपको छोटा क्वेश्चन लिखे उसका आंसर थोड़े बड़े में लिखना होगा, और जो बड़ा क्वेश्चन आपको दिखे लेकिन उसका आंसर छोटा लिखना होगा। यही भैया रियलिटी है, और पेपर में चाहे जो भी सब्जेक्ट हो ऐसे ही आपका रहेगा पूरा कॉन्सेप्ट। तो देखिए परिवहन है, परिवहन एक उत्तर में है कि परिवहन एक उत्पादक क्रिया है। क्या है भैया, उत्पादक क्रिया है, जिसके द्वारा वस्तुओं तथा व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के पारिश्रमिक के रूप में, क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के पारिश्रमिक के रूप में आय प्राप्त होती है, ठीक है, आय प्राप्त होती है, इसी को परिवहन कहा जाता है। यानी मान लीजिए कि हम बस से ट्रैवल कर रहे हैं, अब हमें यहाँ से क्या है, जाना है दिल्ली, तो बस से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, रेल से भी जा सकते, एक प्रकार से बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, एरोप्लेन से जा सकते हैं, यानी किसी भी चीज़ से हम जा सकते हैं, बस पानी वाले जहाज़ से नहीं जा सकते, ठीक है। तो परिवहन से है जिससे भैया हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करते हैं, उसके लिए क्या है, आय प्राप्त होती है। या जब मान लीजिए कि हम एक देश से दूसरे देश पर ट्रैवल करते हैं, जाते हैं कमाने के लिए, तो वो भी परिवहन से एक प्रकार से आय प्राप्त होती है, ठीक है। वस्तुओं तथा व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने पर पारिश्रमिक के रूप में आय प्राप्त होती है, यानी श्रमिक के रूप में हमें आय प्राप्त होती है, ठीक है। वो हमें, जैसे मान लीजिए कि कोई गाड़ी है, एरोप्लेन है, तो वो हमें पैसे कमा कर दे रही है, ठीक है। अब देखिए कमा कर कैसे, कोई पैसेंजर को यानी पैसेंजर को बैठा रही है और उसके टिकट बना रही है, तो एक प्रकार से वो आय ही हुआ ना। 31 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व के किन्हीं 2 प्रमुख बंदरगाहों का नाम बताइए, ठीक है। बंदरगाहों का नाम बताना है, विश्व की बात हो रही है, ना कि भारत की, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला लंदन तथा दूसरा आपका सिंगापुर हो जाएगा। ये विश्व का प्रमुख बंदरगाह का नाम है, लंदन और सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर आप लोगों को देख सकते हैं, ये छोटा, बहुत छोटा देश है, लेकिन काफ़ी डेवलप क्षेत्र है, काफ़ी डेवलप आपका ये एक प्रकार से देश है, सिंगापुर और लंदन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न है, स्पष्ट कीजिए। यानी जो कृषि सेक्टर, इसमें जो भारतीय श्रमिक है, यानी इंडियन, ठीक है, इंडियन श्रमिक, इंडियन मजदूर, इनका सर्वाधिक अंश संलग्न है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उत्तर है कि जनगणना 2011 के अनुसार कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 54.6% कृषक और कृषि मजदूर हैं, अतः कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न है, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर देख सकते हैं किस तरह से दिया हुआ है।
और जो स्टूडेंट लिख रहे हैं अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हैं तो मैं बार बार ये बता रहा हूँ क्यों इम्पॉर्टेंट है और इतनी मेहनत लगा है इसको लिखने के लिए। स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ लगभग 4 से 5 दिन लगा है इन 40 क्वेश्चंस को रिसर्च करके लिखने के लिए, ठीक है। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए लेकर आते हैं और दिन रात हम तैयारी आपके कराने में, यानी अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए हम दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे और 95% हम आपको हर एक सब्जेक्ट में दिला कर रहेंगे। बस आप भी हमारे साथ मेहनत कीजिए और लग जाइए मेहनत करने में, ठीक है। क्योंकि कहा गया है जो भी बंदा मेहनत करता है किस्मत भी उसी की साथ रहती है, ठीक है। तो ये थोड़ा मोटिवेशन पार्ट हो गया। तो 32 नंबर जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था इसका आंसर मैंने दे दिया है बाकायदा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 33 नंबर, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए कि गैरिसन नगर क्या होता है। जो गैरिसन नगर है ये क्या होते हैं, उनका क्या प्रकार है। गैरिसन नगर यहाँ पर सिंपल सा पूछा गया कि गैरिसन नगर क्या होते हैं, उनका क्या प्रकार होता है। उत्तर देखिए, सैनिक छावनियों के रूप में विकसित, ठीक है। सैनिक छावनियों के रूप में विकसित होने वाले नगरों को गैरिसन यानी ब्रैकेट में देखिए छावनी नगर कहा जाता है। इन नगरों का मुख्य प्रकार सुरक्षा प्रदान करना होता है। क्या होता है भैया, सुरक्षा प्रदान करना होता है। उदाहरण के रूप में समझिए, मेरठ, रुड़की, बबीना, बरेली, जालंधर आदि ये सब होते हैं भैया। गैरिसन नगर इन्हीं को कहा जाता है। मेरठ, रुड़की, बबीना, बरेली, जालंधर आदि ये गैरिसन नगर होते हैं और उनका ये प्रकार होता है जो कि सैनिक छावनियों के रूप में विकसित होने वाले नगरों का गैरिसन छावनी नगर कहा जाता है, ठीक है। इनका मुख्य प्रकार सुरक्षा प्रदान करना होता है, यानी किसी भी प्रदेश में, किसी भी राज्य में सुरक्षा प्रदान करना होता है। 33 नंबर भी क्वेश्चन हो गया। अगला है हमारा 34 नंबर क्वेश्चन, भारत के 2 प्रमुख चावल, भैया भारत के हमें सिर्फ केवल 2 प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों का नाम बताइए। हमें क्या बताना है भैया, चावल के जो उत्पादक राज्य हैं इनके हमें नाम बताना है, ठीक है। देखिए सबसे पहला पश्चिम बंगाल तथा दूसरा उत्तर प्रदेश, ये चावल के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अब बात किया जाए गेहूं का, देखिए हमने चावल का तो बता दिया, गेहूं का बात किया जाए स्टूडेंट, ठीक है। तो गेहूं वाले में आपका उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आ जाएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश। चीनी की भी बात की जाए तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आ जाएगा। जनसंख्या के मामलों में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आ जाएगा। जूट के मामलों में बात किया जाए विश्व में और भारत में, तो जूट के मामलों में आपका पश्चिम बंगाल, विश्व में आपका बांग्लादेश, ठीक है। जो आपका बांग्लादेश विश्व में जूट उत्पादन या कपास सॉरी जूट का नहीं, कपास का शायद सबसे ज़्यादा उत्पादन बांग्लादेश करता है, ठीक है। तो भारत के 2 राज्यों में चावल उत्पादक राज्यों का नाम है पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। बहुविकल्पीय में पूछ लिया जाए तो ऑप्शंस में आप लोग पश्चिम बंगाल को लगाइएगा, ठीक है। तो 34 नंबर भी प्रश्न मैंने बता दिया है, अब देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आपके समक्ष दिया हुआ है। यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्षा जल संग्रहण की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। जो वर्षा जल संग्रहण इनकी 2 विधियों का हमें करना है। सबसे पहला है जल संभर प्रबंधन तथा दूसरा है सर्विस कूप। ये वर्षा जल संग्रहण की 2 विधियों का उल्लेख है, 2 नंबर आपको इसमें भी दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विवरण दीजिए। यानी भारत के जो भी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है इसका हमें सिंपल सा विवरण दे देना है, इसका आंसर दे देना है। उत्तर है ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत असामान्य संसाधनों पर आधारित है। ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोतों में बायोगैस, यहाँ पर देखिए बायोगैस, जैव पदार्थ, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लघु जल विद्युत परियोजनाएं, सौर फोटो, फिर यहाँ पर देखिए वोल्टाइक ऊर्जा और औद्योगिक नगर, कूड़ा करकट आदि होते हैं जो कि भारत के गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विवरण में है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ था ना कि औद्योगिक, कूड़ा करकट आदि प्रमुख हैं, जैसा कि मैंने बताया था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्क्रीन पर दिया हुआ है 37 नंबर क्वेश्चन कि इंदिरा गांधी, देखिए इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का सिंचाई पर क्या सकारात्मक
प्रभाव पड़ा। बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा कि इंदिरा गांधी नहर भैया किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो वो आपका राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान पर टिक लगाइएगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं। उत्तर है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में नहर द्वारा सिंचाई के प्रसार से इस प्रदेश का कृषि अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, इस प्रदेश का कृषि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है? गहरा प्रभाव पड़ा है। यहाँ मृदा में नमी की कमी कृषि के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। भैया मृदा, यहाँ पे देखिए कि मृदा में क्या है, मृदा यानी जो भी मिट्टी होती है, मृदा में नमी के कारण कृषि में विकास में सबसे अधिक बड़ी बाधा है, जो कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का सिंचाई पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा, ये बताया गया है। यहाँ पर देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि परिवहन से क्या आशय है। भैया परिवहन से आपका आशय क्या है, इसको देख लेते हैं। उत्तर देखिए, परिवहन से आशय यात्रियों एवं वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से होता है। ठीक है, परिवहन का यही आशय होता है। परिवहन कहते किसे, मैंने आगे आपको वीडियो में बता दिया, लेकिन इसका आशय पूछा गया है। तो यात्रियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना फिर लेकर आना, यही परिवहन कहलाता है, जो कि 38 नंबर क्वेश्चन में बाकायदा बता दिया गया है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 2 प्राकृतिक पतनों का नाम बताइए। अब भैया हमें 2 प्राकृतिक पतन का नाम बताना है। ठीक है, नाम बताइए। तो मुंबई तथा कोलकाता हो जाएगा, जो कि बंदरगाह भी शायद इसको कह सकते हैं। तो कोलकाता और मुंबई आपका 2 प्राकृतिक पतन का नाम है, जो कि इस तरह से दिया हुआ है। स्क्रीन पर आप लोग बाकायदा देख सकते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व में चाय उत्पादन के 2 प्रमुख देशों का नाम बताइए। भैया चाय उत्पादन के 2 प्रमुख देश भारत एवं इंडोनेशिया हो जाएगा, लेकिन भारत की बात की जाए कि किस राज्य में, तो कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में जो कि चाय उत्पादन में यहाँ पर जो आपका हो जाएगा स्टूडेंट, मतलब एक प्रकार से कहवा का आपका कर्नाटक हो जाएगा, चाय का आपका असम हो जाएगा। ठीक है, तो विश्व में चाय उत्पादन के 2 प्रमुख देश भारत एवं इंडोनेशिया। ठीक है, तो 40 नंबर जो क्वेश्चन था इसको भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, कोई भी गलती होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कोई भी गलती ज़्यादा सीरियस है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, मैंने जियोग्राफी के 40 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को बता दिया, वो भी प्रश्न सहित उत्तर। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय भी प्रश्न इसमें कुछ शामिल हैं। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, नए टॉपिक के साथ आपके लिए नया वीडियो लेकर। किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट में बताइएगा। नीचे इंस्टाग्राम की आईडी दी हुई है, वहाँ पर जाकर हमें फॉलो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।